आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल चैप्टर चल रहा है भाई, अगले का कंटिन्यू करेंगे। और आज हम मेरी पहली क्लास है और कल आपका टेस्ट है, ठीक है? रिवीजन अरे पढ़ो आप लोग, रिवीजन में ऑनलाइन क्लास में करवा तो रहा हूँ, क्या करूँ बताओ? और पढ़ो अपने आप पढ़ लो करो। आप लोग अच्छे से तैयारी करके आना है कल द लिविंग बर्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है? और कल आप लोगों का टेस्ट होगा। और दूसरा आज हम लोग बेटा इस अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना पड़ता है उसके हिसाब से, ठीक है? तो इसलिए एक क्लास का मतलब बहुत हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम, वो क्या पढ़ा हमने कल, क्या पढ़ा था बेटा? कल मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन तक एक बार से बच्चे रिवाइज कर लो अच्छे से, जल्दी जल्दी। कल मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन क्या बताया था बेटा? जैसे मैंने कहा था लिपिड बाइलेयर यानी कि लिपिड से बना होता है। दूसरा मैंने कहा था जो आउटर साइड में होता है वो हेड होता है, इनर साइड में क्या होता है? टेल होता है। आउटर साइड में हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। इसके बाद जो बीच की प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो चारों तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं? सही है, ये बताया था आप लोगों को, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है? मैंने कहा था यहाँ पे ये किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन से, और साथ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को हम बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने कहा था आउटर साइड में होता है हेड ऐसे, और इनर साइड में क्या होता है बेटा? ऐसे होता है। तो ये क्या होता है? हेड होता है, जो कैसा होता है बेटा? ये होता है हाइड्रोफिलिक। आ जाओ। और जो टेल होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, इसका काम क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, इसका मतलब प्रोटेक्ट करेगा ये किससे? एक्वस एनवायरनमेंट से। ये हमने बात की थी। इसके बाद मैंने दूसरा बताया था कि जो इसका काम होता है वो होता है, क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में। तो मैंने कहा था दो टाइप से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एक होता है टाइप एक्टिव और दूसरा होता है, यानी कि एक मैं बोल सकता हूँ एक्टिव और दूसरा पैसिव। मैंने बेटा एक्टिव में क्या बताया था आप लोगों को? मैंने कहा था यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका मतलब ये बताओ, ये होगा लो टू हाई और ये होगा हाई टू लो, चाहे वो प्रेशर हो चाहे वो कंसंट्रेशन हो, ठीक है? ये होगा हाई टू लो। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो क्या था? सोडियम पोटेशियम पंप था, और इसका जो एग्जाम्पल होता है यहाँ पे ऑस्मोसिस मान लो, डिफ्यूजन हो गया, ये सब क्या थे? इसके एग्जाम्पल थे। समझ गए आप लोग? ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और मैंने मेम्ब्रेन के बारे में पूरा बता दिया था आपको। जो स्टडी हुई थी वो किसकी करी थी? आरबीसी की। आरबीसी की मेम्ब्रेन की स्टडी की थी, ठीक है? यहाँ पे साइंटिस्ट कौन थे ने मॉडल दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन। पता है आपको? जिन्होंने कहा था फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। ये सब आपको पता है बेटा? इसके बाद हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, और मैं आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा था वो था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या था? तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब सिंपल सा है कि जो ऐसे ऑर्गेन्स जो कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करें? काम करें, फंक्शन करें। जैसे तुम्हारा कौन कौन होता है बेटा? तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा इन्होंने क्या बताया? गोल्गी बॉडी,
तीसरा क्या होता है? लाइसोसोम, और चौथा वैक्यूल्स। ये तो होता है, ये चारों आते हैं किसमें? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। किसको कंसीडर नहीं किया है तो मैं अभी बिल्कुल वो चले जाना बात। और अगर जिसको कंसीडर नहीं किया वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या है? पेरोक्सिसोम। और तीसरा क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। इसको कंसीडर नहीं किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी, तीसरा पढ़ेंगे लाइसोसोम, चौथा पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ पहले, फिर इसके बाद हम लोग अगले पढ़ेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो आप लोग क्या ध्यान रखना है वो समझो, ठीक है। पहला आपको ध्यान रखना है, ये होती है दो टाइप की। कितने टाइप होती है बेटा? एक होता है RER, जिसे हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, पहला। और दूसरा होता है SER, जिसे बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात समझे हम लोग? एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ वाला ध्यान रखना बेटा, दो बातें ध्यान रखना है आपको, दो तीन बातें। जैसे पहला बात जो ध्यान रखना है वो तुम्हें ये ध्यान रखना है, जो रफ वाला होता है वो होता है नियर न्यूक्लियस। किसके पास होता है? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होता है, उससे कंटिन्यू होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होंगे बेटा? राइबोसोम होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे राइबोसोम होंगे, और राइबोसोम अगर होंगे तो इसका मतलब ये है, ये वर्क जो करेगा वो किसका करेगा? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये हेल्प करेगा किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। ये बात समझे आप लोग? अब इसका उल्टा आ जाओ, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है ये न्यूक्लियस के पास नहीं होता है, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो आप लोग ध्यान रखना, नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा आपको यहाँ पे राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो सब यही बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको तीन तीन बातें ये पता है तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगभग क्या है? क्लियर है। आपको ये भी पता होगा स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लिखते रहना। जैसे ये न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ देखो, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और आप लोग बताओ ये आउटर मेम्ब्रेन से नहीं आ रहा है क्या? न्यूक्लियस की। ये क्या है मैंने बनाया? न्यूक्लियस। क्या बनाया है? ये न्यूक्लियस है। और ये बताओ कौन सा ER होगा? और यहाँ पे क्या होंगे? राइबोसोम। क्या होंगे? ये राइबोसोम होंगे। तो इसका मतलब ये है RER, समझ गए। और जो अपोजिट साइड में होता है दूर थोड़ा, वो ऐसे होगा। और इस पे राइबोसोम क्या होंगे? एब्सेंट। और इसको हम लोग बोल देंगे SER। समझ गए बेटा? तो ये तुम्हारा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था, जो मुझे पता है। आपने अगर डायग्राम से देखा होगा तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एक काम और होता है, अगर हम देखें तो इसका काम सीक्वेंसिंग का नहीं होगा क्या? अगर यहाँ से कोई चीज जा रहा है तो वो भी इसी से होकर जाएगा लगभग, तो इसका ये भी काम होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए। तो अगर आप लिखना चाहो तो ये वाला ये लिख लो, ये लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो हम लोग कॉपी में, वरना हम फिर पढ़ते हैं किताब। ग्राम स्टेरिंग मैंने कहा था एक कलर का प्रोसीजर होता है। अगर डाई करते डाई, अगर कलर देता है तो पॉजिटिव, नहीं देता है तो नेगेटिव।
ये ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बोलते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। बेटा बोलो मत कोई बच्चा, और आपको ध्यान रखना है कल आपका टेस्ट कितनी बार बताऊँ, चलो बता दिया, नहीं कहूँगा, ठीक है। डेली 3 बार बताता हूँ, और छुट्टी मत करना कोई बच्चा, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पे हो, और आपको 2 बजे आना है टेस्ट देने, और 2 से 5 होगा, ठीक है, 3 घंटे में। और बिल्कुल ऐसा होगा जैसे नीट का पेपर होता है, सेम टू सेम वैसे होगा, ठीक है। अब क्या करें? चला गया, लाइट ही नहीं चलेगा। अब आई लाइट। ये मेरी पेड़ में करता है, सबके पेड़ में करता है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं करता है? चलो ठीक है, बेटा ये बताओ आप लोग, ये समझ गए आप लोग? क्लियर हो ये? चलो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसकी किताब निकालो, किताब आप किताब से पढ़ते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? क्या बैग? अब बैग नहीं होगा, वो लिखा हुआ था। क्या लिखना आ रही हो? बराबर देख लो, कैसे कैसे लिख दिया। अरे कैसे लिख गई? बायोलॉजी का भी तो बिना इसके चलेगा नहीं। बायोलॉजी का फिजिक्स का भी नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो लिखने के लिए होना चाहिए। फिजिक्स नहीं, वैसे भी काम नहीं चलेगा ना बायोलॉजी का। फिजिक्स में तो है क्वेश्चन दे देंगे, चलो करो बैठ के। बायोलॉजी में तो ये भी नहीं है। बेटा आप लोग बातें मत करो साथ में, एक तो वैसे प्रॉब्लम कर रहा है।
अब ऐसे नहीं, गर्मी में पंखा कैसे बंद कर सकते हो भाई? अरे पढ़ ही नहीं पाओगे आप लोग, लाइट बंद कर दो। ब्लैक लाना है, ब्लैक लाओ, कहना चाहिए पता नहीं क्या बेटा। हम लोग बातें कर रहे हैं, रिवाइज कर दो तब कुछ ना कुछ पढ़ लो बैठे बैठे। पंखे बंद कर दे, तब भी तो चल रहा है। चल जाएगा। चेंज करूं? अब आपको गर्मी लगेगी बहुत। कोई बात नहीं, मुझे गर्मी लगेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। कल आपका टेस्ट होगा, 15 छुट्टी है, 16 छुट्टी, 17 छुट्टी है, 15 को भी पता नहीं छुट्टी है। अभी रुक जाओ, 15 बोलता रेली निकाली जाए तो रुकाना पड़ेगा। लड्डू नहीं खाने आप लोगों को? लड्डू नहीं खाने हैं? चलो आपकी 3 दिन छुट्टी है, आराम से मस्त पढ़ाई करना, ठीक है? 15, 16, 17 टाइम मिला है। चलो किताब निकालो। और बेटा यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल, और उसका पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है। अब बोलो मत कोई बेटा, ये गर्मी बहुत पड़ रही है, बोलो मत, वरना तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो ये क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है न्यूक्लियस, क्या है जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के जो ये निकला हुआ है, ये क्या है, रफ ईआर। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे ये क्या है बेटा, राइबोसोम। और इसके बाद ये तो आपको पता है न्यूक्लियर पोर होते हैं, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जिस पे राइबोसोम नहीं है वो क्या होगा, स्मूथ ईआर। समझ गए? तो ये एक लोकेशन है जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ के देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अच्छा ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है क्या ये? नहीं होता है ना। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब किसमें होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। आगे डेट ये फिर सुझाव हो जाएगा उसको मेरे बात नहीं। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ देखो कह रहा है बेटा बोलो मत कोई भी, कह रहा है यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और कह रहा है स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कह रहा है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है बेटा हेंस ईआर डिवाइड द इंट्रासेलुलर
स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अच्छा आप लोग ये बताओ, मैंने आपको ये बता चुका हूँ, इंटर और इंट्रा समझते हो आप लोग? ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा सेलुलर और ये होता है इंटर सेलुलर, पता है सब बच्चों को? देखो मैं बता रहा हूँ अभी, एक होता है इंटर सेलुलर और एक होता है बेटा इंट्रा सेलुलर। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता है? इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब किसे किसे पता है? खाली दिन होता है बस, तो तुम बताना। हाँ देखो, इंटर का मतलब होता है किसी अलग अलग चीज की बात हो रही हो। जैसे मैं ये कहूँ एक स्कूल है, सही है, और मैं कहूँ कि आपसे अगर ये कहूँ कंपटीशन होगा 4 स्कूलों के बीच में, तो आप क्या बोलोगे? इंट्रा, सही है। और अगर मैं कहूँ एक ही स्कूल के बीच में कंपटीशन होगा तो इंटर। ये बात समझ गए आप लोग? बोलना मत से, ठीक है? इंट्रा हाँ मतलब अलग अलग है, ध्यान रखना। चलो याद रखो, तो यहाँ कह रहे हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। एक होता है ल्यूमिनल इनसाइड या और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब बाहर की तरफ, वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म, मतलब एक इनर साइड और एक आउटर साइड। कह रहे हैं ER often show ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. अगर राइबोसोम है तो उसको बोलते हैं रफ ER। क्या बोलते हैं? और बेटा अगले कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, स्मूथ दिखेगा आपको, और उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले कह रहे हैं RER frequently observed in the cell actively involved in। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो आप लोग। कह रहे हैं RER जो होता है सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस और साथ में कह रहा है सीक्रेशन। किस में काम कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में और सीक्रेशन में। अगले कह रहा है दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने कहा था न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर निकले होते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग क्या? रफ ER, जो हेल्प किसमें करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा काम क्या है इसका? सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब जो भी न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको बाहर जाना होगा तो यहाँ से आ सकता है, ठीक है? इसको बोलते हैं सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब होता है कुछ ही निकलना। अगले कह रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसिस इन SER। तो यहाँ पे जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ ER। समझ गए आप लोग? तो एक होता है रफ ER और एक होता है स्मूथ ER। तीन बातें याद रखना। रफ ER राइबोसोम होंगे, आउटर मेम्ब्रेन से निकला हुआ स्ट्रक्चर होगा या बोल दो नियर द न्यूक्लियस, और ये हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन में। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक होता है स्मूथ ER जो जिसपे राइबोसोम नहीं होते हैं और वो हेल्प किसमें करता है? लिपिड सिंथेसिस में। या आपको पता होगा स्टेरॉइडल हार्मोन सारे लिपिड ही तो होते हैं, ठीक है? आप लोग हार्मोन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी आप लोग कंफ्यूज ना होना। स्टेरॉइड आपने सुना होगा, कुछ लोग होते हैं स्टेरॉइड लेते हैं, मतलब लिपिड हार्मोन लेते हैं, सही है? इसकी बात हम बात ना करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो क्या आता है? ये समझ गए आप लोग ER के बारे में? किसी बच्चों को डाउट बताओ? आप लोगों का कोई डाउट होगा तो पूछ लिया करो तुम भी। ये चक्कर मत लगा कि इसने ये सर एक ने बोल दिया सबको ये सर हो गए। अगर आपको कुछ भी लगे करे सर दोबारा बता दो तो हम बता दिए, पूछ लिया करो उससे, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेटा गोल्जी एपरेटस, या इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं आपको बताऊं सिंपल सा, देखो आपको क्या याद रखना है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान सुनो पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? जैसे ये स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? इनका नंबर वेरी होता है, मतलब डिफरेंट होता है डिफरेंट सेल में। 3 से 16 तक इनका नंबर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे इनका काम क्या होता है पहले ये सुनो आप लोग। देखो एक बात सुनो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज आया, प्रोटीन बना, ठीक है? अब उसको मॉडिफाइड करना है। क्या करना है? मॉडिफाइड का मतलब होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल भाषा में ये सुनो, जैसे एक ट्रैफिक मैन होता है यहाँ पे चौराहे पे, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है किसको किधर भेजना है, मतलब पहले कौन सी लाइन चलाना है, फिर दूसरी बार में कौन सी लाइन चलाना है, ये तो काम करता है वो। सेम काम इसका होता है। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ट्रैफिक मैन ऑफ द सेल। मतलब लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन बोल रहा हूँ। इसका काम ये होता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ जाना है ये पैक करके भेजता है, मतलब पैकेजिंग करता है। क्या करता है ये? पैकेजिंग। और ये पैकेजिंग करता है, इसीलिए हम मैं इसको बोल सकता हूँ कि सेल के अंदर अगर कोई चीज बन रहा है और उसको बाहर जाना है तो वो पहले इससे होकर जाएगा, मतलब ये पैकेजिंग करेगा या मॉडिफाइड करेगा, तब वो कहाँ निकलेगा? सेल के बाहर। समझ आई आपको?
सही है बेटा। अब यहाँ पे एक बात बस ध्यान रखना, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, खाली 2 बातें ध्यान रखना जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी 2 साइड होती हैं सिस्टर्नी। कितनी साइड होती है बेटा? 2। मैंने कहा था सिस्टर्नी क्या होती है, तो सिस्टर्नी एक ये ट्यूबुलर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिस्टर्नी 3 से लेकर 16 तक हो सकती है। ये सेल में वेरी करता है कि 3 है, 4 है, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं और 7। इसका एक साइड जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स साइड। कौन सा होता है बेटा? और एक होता है कॉनकेव साइड। ठीक है, कॉन्वेक्स साइड को हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? और इसको ही हम बोलते हैं फॉर्मिंग साइड। क्या बोलते हैं बेटा? और एक होता है कॉनकेव जिसे बोलते हैं ट्रांस, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैच्योरिंग साइड या फेज। मैच्योरिंग सही लिखा है क्या? समझ गए? अगर आपको ये 2 बातें साथ साथ ध्यान रखना है, चाहे आप लोग लिख लो चाहे इंस्टा बना दो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साथ साथ ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, चाहे क्वेश्चन लगाओ तब मिल जाएगा। कॉन्वेक्स, सिस, फॉर्मिंग, मतलब यहाँ से कोई चीज जाएगी। ठीक है, और इसके बाद कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग, मतलब मॉडिफाइड होके बाहर निकल जाएगी। समझ गए? मतलब जाने वाला साइड कौन सा होगा? कॉनकेव यानी फॉर्मिंग साइड, और जो मैच्योर होके निकलेगा कोई प्रोडक्ट वो कौन साइड होगा? मैच्योरिंग साइड। कौन सी होगी? मैच्योरिंग साइड। और इसका फंक्शन मैंने क्या बताया? मॉडिफिकेशन या फिर पैकेजिंग। सही है, कोई भी चीज का पैकेजिंग करना। जैसे आप लोग जाते हो, कहाँ जाते हो आप लोग? नानी घर पे टूर पे आते हो, क्या करते हो? कपड़े पैक करते हो सही से हो जाए, वरना आप रख सकते हो ऐसे एकदम ठूस ठूस के, लेकिन क्यों नहीं रखते हो? जिससे कि ज्यादा कपड़े ना नहीं आ पाते हैं और वो बेकार भी होते हैं। तो ऐसे इसका मतलब यहाँ पे इसका वही काम है, जब भी कोई ट्रांसपोर्ट होगा सेल के बाहर तो पहले क्या होगा? मॉडिफाइड होगा। और कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। समझ गए? इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए इसका नाम है गोल्जी बॉडी। साइंटिस्ट अपने नाम पर रखते हैं हर चीज का, तो इसीलिए इसका भी रखना है वैसे ही। ठीक है, चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। पढ़े इसको, ये 2 बातें याद रखना मेरे साथ साथ। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी? एक होती है फॉर्मिंग साइड और एक होती है मैच्योरिंग साइड। फॉर्मिंग साइड से कोई चीज जाती है, मैच्योरिंग साइड से मॉडिफाइड होकर निकलती है। अब देखो यहाँ पे समझ लो आप लोग, इसके बारे में पढ़ते हैं एक लाइन। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में कह रहा है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैमिलो गोल्जी। 1898 की बात है। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसिटी स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये भी किसके पास होगा? न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही तो होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ ईआर के पास ये होता है। ठीक है, अगले कह रहा है दीज वर लेटर नेम गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिश शेप सैक। सैक मतलब होता है सिस्टर्नी, मतलब सैक का मतलब क्या होता है? सैक मतलब एक लंबी लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कह रहे सिस्टर्नी ऑफ, जिसका साइज होता है 0.5 mm से 1.0 डायमीटर होता है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल नहीं लगी हुई, पैरेलल मतलब समांतर में। ठीक है, वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्ब। वेरी नंबर का मतलब मैंने बताया था 3 से 16 तक इनका नंबर हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करेगा वो सेल कहाँ का है। एक बात और बताऊं आपको, अगर आपसे कोई ये कहे, क्या आपको ये लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये किसी एक सेल के पास एक ही होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो सेल कहाँ का है। जैसे अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है सेल में कितना होता है, तो आप नहीं कर सकते। वो डिपेंड करेगा कि उस सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है। जैसे सपोज मान लो मेरा यहाँ का सेल है, इस कान का, अब इसे तो ऐसे ही रहना है ना, ये कुछ चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना, इसको ऐसे ही रहना है। अब बताओ यहाँ के सेल को क्या एनर्जी चाहिए? कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बिल्कुल बहुत कम होगा। अब मैं कहूँ कि यहाँ का सेल, क्योंकि ये लगातार हमें चलाने पूरे दिन, अपनी उंगली चलाने, हाथ चलाने, मसल्स की, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि इस सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है? सबसे ज्यादा। और मैं माइटोकॉन्ड्रिया बताऊंगा भी कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है। ऐसी गोल्जी बॉडी की हम बात कर सकते हैं, हर किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, लेकिन एक एक होगा। ऐसा मत करना कि सर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट भी हो सकता है, नहीं एब्सेंट नहीं होगा, लेकिन नंबर डिपेंड करेगा कि सेल का फंक्शन क्या है, वो सेल है कहाँ पे। ऐसी अगर गोल्जी बॉडी की बात करें, यहाँ सिस्टर्नी कितनी होंगी? 3-16 तक हो सकती हैं।
अब जहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन बन रहे हैं, तो वहां पे इसका नंबर ज्यादा होगा, जहाँ पे कम बन रहा है वहां पे क्या होगा, कम होगा। लेकिन हाँ सेल हर एक प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है सेल। अब सोचो आप लोग, अगर मान लिया कोई ग्लैंड का सेल है, उसका काम ही होता है हार्मोन बनाना खाली, या कोई ऐसा सेल है जैसे मान लिया पैनक्रियास है, वहां पे एंजाइम बनाना है उसे, उसके सेल सारे क्या बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं। तो अब तो ये फंक्शन डिपेंड करेगा ना। अब ऐसा ना कह सकता कि मेरे ये मैं क्या बोलूँ, जैसे मतलब और कौन के जैसे टंग के सेल मेरे एंजाइम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो कुछ और बना रहे होंगे। मतलब हर सेल का जो फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग होता है, और उस सेल के फंक्शन के हिसाब से ही हमारी सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। समझ गए बेटा? ये वही हिसाब है, जैसे अगर हम देखें तो हमारा, जैसे आप कोई बॉडी देखो एनिमल की, भाई हर किसी बॉडी में जो एनिमल की बॉडी होती है उसमें ऑर्गन का हिसाब किताब अपने हिसाब से होता है कि वो ऑर्गन कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो एनिमल कितना कॉम्प्लेक्स है। अब एक मच्छर है, अगर आप कंपेयर करोगे ह्यूमन से तो कैसे करोगे, भाई ह्यूमन का बहुत सारे काम होते हैं, मच्छर का काम है काटना ही, मतलब काटना नहीं, लेकिन उसका बॉडी छोटा था तो उसमें ऑर्गन सब सारे छोटे होते हैं। समझ गए आप लोग? तो ऐसे ही हमारी सेल का मतलब होता है। अगली कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिख लो। कह रहे हैं द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट। अब देखो कॉन्वेक्स मतलब सिस और द फॉर्मिंग साइड, मैंने को बताया साथ साथ लिखना। और अगले कह रहा है फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। The cis and the trans face of the organelles are entirely different but interconnected। ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा आप लोग ये जानते हो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है? पता होगा, ये छोटी बात तो पता होगी, लेंस होते हैं ना ये। कौन, अच्छा ये बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग ऐसे पूछ रहा हूँ नॉर्मल, जिस वजह से पूछ रहा हूँ मैं बताएगा, ठीक है? मुझे पता है बहुत छोटी बात है, 10 से पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं ना? चलो पीछे से बताओ बेटा, कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कौन सा होता है, मतलब शेप बताओ उसकी। उत्तर और उत्तर, आप उत्तर बोलते हैं कॉन्वेक्स को ना? हाँ बताओ। उससे पूछ रहा हूँ मैं, उससे पूछ रहा। हाँ बताओ, उत्तर या उत्तर? उत्तर। हाँ बीच में मोटे हो किनारों पे, उनका काम क्या होता है, मतलब वो क्या करते हैं, अब बताओ। वो बेटा जो रेस आती हैं उनको एक डायरेक्शन, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब अरे मैं नहीं पढ़ा हूँ, फैलाते नहीं है, सिकोड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं कन्वर्जन। यहाँ देखो मैं थोड़ा फ्रेश कर दूंगा, वैसे आते नहीं मुझे। ये वाला जो होता है, ये वाला जो लेंस होता है, ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। अगर ऐसे रेस आती है तो ये क्या करता है, ऐसे करता है, इसे कहते हैं कन्वर्ज होना शायद, कन्वर्ज ना। और जो ये वाला होता है ये कॉन्वेक्स से क्या करता है, ये दूर करता है, इसको बोलते हैं डाइवर्स शायद, डाइवर्जेंट। वो तो इंग्लिश में मत बताओ, कहीं बायोलॉजी में बायोलॉजी कर दो। चलो ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है, हाँ सही कह रहे हैं, डाइवर्स का मतलब ये होता है ज्यादा होना। ठीक बेटा, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स समझते हो इसका मतलब, ठीक है इतना तो आता ही होगा। अगले कह रहे हैं द गोल्जी एपरेटस से, अब ध्यान सुन लो ध्यान से, प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। क्या कह रहा है वो, मटेरियल टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द, यहाँ स्टर्नो। तो इसका काम क्या होता है बेटा, पैकेजिंग करना। क्या काम होता है, अब देखो सेल के अंदर भी सारे काम हो रहे हैं, पैकेजिंग होना भी काम है, ठीक है, पैक होना। अगले कह रहा है मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। ये क्या कर रहा है, अटैच किस होता है, सिस फेज साइड होता है, और उसके बाद जाता किधर से, मैच्योर फेज से। और कह रहा है दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी एपेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग बताओ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्यों होता है, क्योंकि गदो वहीं तो प्रोटीन बन रहा है, और वहां से आके पहले पैक हो जाता है, और पैक होकर क्या होता है, फिर बाहर आता है। A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। और कह रहा है Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है।
ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो आप लोग ये बताओ, ये बेटा ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या है? पैक्ड फॉर्म है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म है। तो आप लोग ये बताओ, समझ गए इसका काम क्या है? खाली एक ही फंक्शन बताया है जो है क्या, यानी कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल का पैकेजिंग करना, जो काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। क्लियर? इसको मैं बोलता हूँ, अगर आपको याद ना रहे तो आप बोल सकते हो ट्रैफिक मैन ऑफ सेल। चाहे लिख लो अपने, यहाँ पे लिख लो ट्रैफिक मैन ऑफ सेल। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि किसका क्या काम होता है, तो ये भी इसका यही काम होता है, कौन सी चीज कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी जानी है, मतलब गोल्जी बॉडी की देख रेख में होता है काम, ठीक है। आप लोग इसमें दो बातें याद रखना और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। कौन कौन सी? पहली बात ध्यान रखना है आपको, जो मैंने कहा था कॉन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग, कॉनकेव, ट्रांस और मैचुरिंग, या तो ये पूछ सकता है वो। और दूसरा बात पूछ सकता है कि फंक्शन क्या होता है, तो क्या होता है? पैकेजिंग करना, ठीक है। बस दो चीजें पूछ सकता है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं पूछेगा। अगले हम लोग आते हैं किस पे बेटा? लाइसोसोम। किस पे आते हैं बेटा? और लाइसोसोम को हम लोग एक नाम से बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं बताओ? सुसाइडल बैग। अच्छा, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं इसको, पता है आपको? बताओ, ये सुसाइड करता है क्या? आप लोग बताओ, सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली, हिंदी में बोलते हैं लाइसोसोम को। ये कैसे करता है सुनो, इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? अब जहाँ पे साइटोप्लाज्म में किसी चीज का डाइजेशन होना है, तो ये अपने आप को ब्रश कर लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है, और वहां से एंजाइम निकलते हैं, उसको क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, मतलब अपने आप से भ्रष्ट हो जाना। समझ गए? सुसाइडल बैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पढ़ लेते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बन सकता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इनके नाम पूछ सकता है वो। तो क्या कह रहा है? दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी। देखो ये चल रहा है साथ साथ, वहां से जो अगर आप सोचते हैं लाइसोसोम कहाँ से बने, तो कहाँ से बने बताओ? गोल्जी बॉडी से। और गोल्जी बॉडी ए से बनी है लाइसोसोम। अभी क्या करेंगे? सेल के अंदर घूमेंगे आराम से। कह रहे थे आइसोलेट लाइसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कह रहा है हाइड्रोलिसिस, जैसे लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, और कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट। ये एंजाइम के नाम याद रखना तीनों के, ये पूछ सकता है वो, सही है नीट में। कह रहा है ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। किस पे, कौन सी पीएच पे एक्टिव रहता है? एसिडिक। और कह रहा है दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अभी इन चीजों का जहां पे डाइजेशन होना है हमारे सेल के अंदर, वहां पे अपने आप को ब्रश करेंगे, एंजाइम निकलेंगे और डाइजेस्ट कर देंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग। समझ गए बेटे सब लोग? क्लियर हुआ? हाँ बताओ। तो समझ गए, हिंदी बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इनके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो एक्टिव कौन से पेज पे होते हैं? एसिडिक पेज पे। और कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना, देखो प्रोटीन से ध्यान रखना आप लोग, ये प्रोटीएज, लिपिड से याद रखना लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट से, ये तीन चीजें होती हैं हमारी सेल के अंदर, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एज लगा दो, देखो एंजाइम में क्या लगा होता है बाद में? एज। आप लोग कोई सा एंजाइम बताओ मुझे, जैसे न्यूक्लियस सुना है? अब ये सब नहीं होते, एक आध के एक्सेप्शन भी है। प्रोटीएज, ऐसे ही तुम्हारा माल्टेज होता है, और बताओ पॉलीमरेज। एज लगा होता है सब में, और एज लगाए तो इसका मतलब वो क्या है? एंजाइम। समझ गए? ऐसे काइटिनेज, सेलुलेज, बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी एंजाइम, हाँ एक का होता है जो एक्सेप्शन होता है, जैसे रेनिन। अब वो एंजाइम अलग टाइप का है, तो उसमें नहीं है लगा हुआ है। किसमें? टाइलेंट लिखा नहीं, उसका दूसरा नाम क्या है बता? सलाइवरी अमाइलेज। तो लगा नहीं है इसे वो। अब तो मैं कह रहा हूँ, मोस्टली कह रहा हूँ, और नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, टाइलिन का दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारी लार में होता है, सलाइवा में, ठीक है। बेटा ये बताओ लाइसोसोम समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वैक्यूल्स। क्या आता है बेटा? अब आप लोग एक बात सुनो मेरी, आपने बहुत सुना है वैक्यूल, एक बात समझ लो आप लोग इसे अच्छे।
ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। बेटा देखो वैक्यूल का मतलब होता है कोई भी स्पेस, सही है, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लग रही है वो ये है कि वैक्यूल्स जो होते हैं उसकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर, और वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन का नाम होता है वो होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है बेटा? टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करो, यही लिखा होगा कहाँ लिखा है, ये है स्टार में। और दूसरा इसका अगर फंक्शन की बात करोगे तो यहाँ सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट का मतलब बेकार मटेरियल, वो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर, समझ गए, और इसका कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन वैक्यूल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपने कुछ सुनेंगे फूड वैक्यूल, सुना है आप लोगों ने, कुछ सुनेंगे आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सुना है। इन सब के फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे मान लिया कोई, बेटा हम लोग सुनो ध्यान से, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सही है, तो उसका काम उछला होगा। अगर हम प्लांट सेल की बात करें उसके पास वैक्यूल होता है, उसका काम होता है वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना, ये भी काम होता है। ऐसे फूड वैक्यूल फूड को इंगल्फ करवाने में हेल्प करता है, तो उसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। मतलब जो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से भाई हमने क्या रखे हुए हैं, नाम रखे हुए हैं वैक्यूल्स के, ठीक है। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बताओ एनिमल सेल में क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल में ये काफी बड़े होते हैं, और सोचो कितने बड़े होते हैं, 90% एरिया में होते हैं ये, सोचो मतलब पूरा सेल का 90% एरिया वैक्यूल्स कवर करते हैं। सोचने वाली बात है ना, है नहीं है? ये आप लोग खाली ऐसी हाँ ठीक है, थोड़ा गहराई से पढ़ा करो, थोड़ा यहाँ से पढ़ा करो इसको, बायोलॉजी को अरे यहाँ से मतलब यहाँ से पढ़ो, बोलो यहाँ से मत पढ़ो, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो। कोई चीज सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बायोलॉजी तो आप ऐसे सीख सकते हो, ये जरूरी है हमारे लिए ना, हर एक चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे हम लोग अगर सेल के बारे में सीख रहे हो तो इसका मतलब ये है सेल के बारे में सीखोगे, सेल हमारा क्यों लिविंग होता है, अच्छा आपको लगेगा, अगर नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। और मेन चीज है ये जो नॉलेज है, मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा बच्चों से कहता हूँ, तुमने अगर इसलिए पढ़ा कि मुझे खाली नीट क्रैक करना है, तो आप लोग कहीं ना कहीं फेल हो गए तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए पढ़ा कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और मैं मानूंगा ऐसे लोगों को फिर मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। आप लोग ये माना करो कि मुझे बायोलॉजी सीखनी है, नॉलेज चाहिए मुझे। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पढ़ते हुए बोर होना, एक होता है पढ़ने में इंटरेस्ट आना। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ, घर पे भी तुम्हारे दो ऑप्शन होते होंगे। एक तो ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा अरे यार क्या पढ़े, एक लग रहा है यार लाओ पढ़ लो, एक टॉपिक को उठाया तो आपको मजा आता है कि यार इसके बाद अब ये पढ़े, इसके बाद ये भी पढ़ने लाओ, जब समझ में आ रहा है सारा तो होता नहीं होता है। एक लगता है कि यार बोरिंग टाइप का। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से उस चीज को पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसको किस नजरिए से देखा है। भाई कोई भी नजरिया भी तो होना चाहिए किसी को देखने का, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो आपने अगर बहुत इंटरेस्टिंग से बायोलॉजी को देखा है कि आपको लग रहा है कि बायोलॉजी बहुत मजा आता है, तो आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है। आप देखोगे अगर फिजिक्स में मजा आता है, भाई अगर आप लोग इंटरेस्ट से बहुत इंटरेस्ट लोगे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आपको क्या लग रहा है पूरा फिजिक्स की कितना चीज चल रही है यहाँ पे, और फिजिक्स की बेस पे चल रही है, तो वो भी एक नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। लेकिन अब वही बात है, मुझे तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट आया तो मैंने बायोलॉजी पढ़ी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मैं फिर क्या करूंगा। मुझे लगा कि मुझे नॉलेज गेन करनी चाहिए, बात करूँ। और अगर आपने टारगेट बनाया है तो आप लोग सफल हो जाओगे, ये बात क्लियर है। मतलब ये मेरा ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से मेरा यही रहा था बेटा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अब मैं टीचर बन गया हूँ तो तुम्हारे सामने वो कर रहा हूँ, हाँ झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे इंटरेस्ट ही बायोलॉजी पढ़ने था स्टार्टिंग से, और मैं इसीलिए मुझे लग रहा था कि बायोलॉजी में मुझे ज्ञान लेना है, डॉक्टर बनूं अच्छी बात है, नहीं बनूं तो कोई बात नहीं ठीक है। कोई मुझे ये पता था कुछ ना मैं अच्छा कर लूंगा, क्योंकि मुझे बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता था। मजा का मतलब मेरे यहाँ पे नोट्स नहीं देखे हैं, अगर आप देख लोगे तो हैरान हो जाओगे, इतना उसमें लिखा हुआ है, सही है। एक चैप्टर में मैंने इतना डीप पढ़ा है कि वो नीट में या एमबीएस में कभी नहीं पूछा जाएगा। अब स्वाभाविक बात है भाई, जब इतना लिखोगे टीचर ही बनोगे, कौन सा तुम वो बन जाओगे डॉक्टर कैसे बन जाओगे भाई जब तुमने बायोलॉजी खाली पढ़ी है। तो मुझे कुछ वो नहीं लगता कभी। तो ऐसे ही आप लोग सोचा करो
अगर आपको डॉक्टर बनना है 3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और पढ़ो हमेशा नॉलेज के लिए कि मुझे कुछ सीखने को मिले यहाँ से, ठीक है। और ऐसे करोगे वरना तो एक मन में आएगा अरे 2 बजे गए कोचिंग जाना है या 5 बजे गए अरे चलो जल्दी घर पे, नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। और एक डायलॉग नहीं है 3 इडियट मूवी का, कितना अच्छा डायलॉग है आमिर खान का, क्या कहता है वो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस, सही है, मतलब ज्ञान लो, एजुकेशन अगर लोगे तो सक्सेस तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही है, झूठ मानो बेटा, अपनी लाइफ में कभी उतार के देखना इसको। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ फेल नहीं होगी लाइफ में, कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे अच्छा। जब भी आप मिलोगे 10 साल बाद तो आप ये कहोगे हाँ सर ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मजबूरी में अगर आपको डीएम भी बना दिया जाए वो भी आपको बेकार ही लगेगा। रुपया सब कुछ नहीं होता, तो कुछ पैसा, कुछ अपना पसंद भी तो होता है कि तुम्हें क्या काम अच्छा लग रहा है ना। जैसे सपोज मानो कि मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लगता है, मैं सपोज मानो ये मैं अपनी अंदर बता रहा हूँ, सही लगता है, मैं टीचर लगता है पढ़ाते हुए, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा काम बहुत अच्छा बना, इसीलिए मैं कभी पढ़ाते हुए बोर नहीं होता हूँ, कभी भी नहीं। आपने देखा होगा 9 बजे सुबह से पढ़ा रहा हूँ, शाम तक पढ़ाता हूँ 8 बजे तक रात के, कभी भी मैंने 1 मिनट नहीं सोचा कि आज मुझे छुट्टी मिल जाए, एक भी दिन। संडे को भी मैं कोशिश करता हूँ किसी भी बच्चे को बुला के पढ़ा दूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है, वरना रूम पे पता क्या लगता है, ये दिमाग पता नहीं आज क्यों बंद सा लग रहा है। हकीकत बात है ये, मैं कभी भी छुट्टी नहीं लेता, कभी भी, और मैं कोशिश करता हूँ संडे को भी किसी ना किसी को पढ़ाऊँ। दूसरा सुनो, जैसे आपको लग 3 दिन छुट्टी है, अभी आपको लग रहा है अरे यार मजा आएगा 3 छुट्टी है, मुझे लग रहा है कि मेरे 3 दिन कटेंगे कैसे। अच्छा क्या घूमने, ठीक है, मैंने आपको बताया था शायद, अभी कोरोना हुआ था, कोरोना मेरा टाइम इतना मुश्किल टाइम कटा था कि मैं बता नहीं सकता था किसी को एक्सप्लेन करके मैं कैसे अपने दिन काट रहा हूँ। क्योंकि मुझे सुनो, मुझे खाली रहना पसंद नहीं है। खाली रहने का मतलब पता नहीं लोग कैसे लेते हैं कि सुबह को जैसे खाना खाया, उन्हें पता है दोपहर को भी खाना खाना है, और उन्हें पता है शाम को भी खाना खाना है, वही तो नहीं पता है और कुछ नहीं पता है। और उन्हें सुबह खाना खाया फिर सो गए, दोपहर को उठे फिर खाना खा लिया फिर सो गए, सुनो सुनो, और शाम को उठे फिर खाना खा लिया फिर सो गए, और उन्हें ये पता है कल को भी यही करना है, परसों को भी यही करना है, पता नहीं कैसे काट लेते हैं 24 घंटे। अरे नहीं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे जिन्हें खाली खाना खाना है और खाने को डाइजेस्ट करना है, बस फिर खाना खाना है फिर डाइजेस्ट करना है। सोने का मतलब मेरा वही है कि उनको और भी काम नहीं है। जैसे सुबह खाना खाया, मोबाइल चला लिया, घूम लिया बस, फिर दोपहर को खाना खा लिया, मतलब यही तो होगा। मतलब उनका कोई लाइफ में एम ही नहीं है क्या करना है, और उनका लाइफ भी मस्त कटता है, समझ रहे हो। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती, उन्हें क्या मतलब कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, देखा जाएगा जो कर रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं फिजिक्स में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है। तो ऐसे भी लोग हैं। और आपको कुछ अगर आपको कुछ अलग करना है तो अपना लाइफ में गेम बनाओ, अपना एक घंटा वक्त बात कर रहा हूँ मैं, उसी पे खर्च करो। जो आप कहें, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है फ्यूचर में, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, खाली मत बैठो। मैंने बहुत दिनों होंगे शायद अभी एक मूवी देखी थी पूरी, बहुत थोड़े दिन पहले। मैंने मूवी नहीं देखी, मुझे लगता है 3 घंटे में निकालूं वहां से, और मैं देखता हूँ मुझे लगता है मेरे 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। मतलब 3 घंटे सोचो पहले, और वो कभी फालतू में, कोई उसका फायदा है बताओ? कोई फायदा नहीं। एक स्टोरी तो मिल जाएगी, वो भी हाइपोथेटिकल होगी। मैंने आज तक जो मूवी पूरी देखी है बता रहा हूँ आपको, वो देखी है रियल वाली। रियल का मतलब किसी के ऊपर बनी हुई है, सहमत बनी पूरी देखी मैंने, जिस दिन आई थी उस दिन देखी थी। ऐसे एक मूवी अभी देखी जल्दी में, जो मैंने एक बहुत ज्यादा हाइप चल रहा था, वो कौन सी, सैयारा, जो मैंने देखा था, मैंने कहा देखो इसमें क्या है। चलो ठीक है, लेकिन वो देखने के बाद मुझे लगा यार मैंने 3 घंटे बहुत बर्बाद किए। देखी थी पूरी, बेकार लगी। यहाँ देखो बेटा, आप पढ़ लो, हम लोग कह रहे हैं इन प्लांट, अब पढ़ाई करो, थोड़ी बातें बाद में करेंगे। कह रहा है द प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल। बेटा आप देखो इधर, कह रहा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, लो टू हाई, समझ गए हम लोग। और कह रहा है ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है चीजों का, वो कैसा होता है, अगेंस्ट, मतलब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा होगा,
यहाँ लिख लो, ध्यान ना रहे तो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगले कह रहा है बेटा हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या होगी, ज्यादा होगी, और कह रहा है देयर इन द साइटोप्लाज्म में क्या होगी, कम। यानी कि कंसंट्रेशन जो साइटोप्लाज्म में क्या होगी, कम, और वैक्यूल्स में क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब लो टू हाई। तो इसका मतलब कैसा हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चाहे लिख लो लो टू हाई। आप लोग कंसंट्रेशन समझते हो, पहले मुझे ये बताओ एक बार, कंसंट्रेशन समझते हो आप लोग? जैसे मैं बता रहा हूँ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, वैसे केमिस्ट्री का पार्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया आपने 2 गिलास पिए, एक गिलास ये है, ये गिलास लग रहा है आपको, अब लग रहा होगा, अभी सही बनाऊंगे, तुम लोग ऐसे मजाक बनाते रहते हो। मेरा ड्राइंग बहुत बढ़िया है मेरा, यहाँ देखो। अरे उल्टा क्यों होता है, ये चाय वाला गिलास समझ रहे हो? चाय वाला नहीं लग रहा तुम्हें? चलो ठीक है, अब तुम ज्यादा खोलिए मत रहो। ये 2 गिलास है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पानी लिया, क्या लिया, और यहाँ भी पानी लिया। आपको बताए पानी को हम सॉल्वेंट मानते हैं ना, सॉल्वेंट। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। अब मान लिया मैंने यहाँ पे मिलाया 100 ग्राम चीनी और यहाँ मिलाया 500 ग्राम। अब बताओ कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इसकी, क्योंकि इसके पास सॉल्यूट क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या, ज्यादा। और एक बात और ध्यान रखो, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। यानी कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। एक बात और बता दूं साथ में, अगर 2 ऐसे मिक्सचर हो, सही है, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके कंपेयर में क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ए बोलो मत। और इसको बोलेंगे बेटा हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है, समझ गए आप लोग, और सॉल्यूट क्या है, कम। अब आप लोग बताओ, अगर कोई चीज हाई कंसंट्रेशन टू लो जा रही है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन जाएगा हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। ध्यान रखना है आपको। अब एक नाम आता है आइसोटोनिक, उसका मतलब होता है कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो, बराबर हो। तो ना तो बाहर को चीज जाएगी, ना ही अंदर आएगी। इसका मतलब जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा, सेल को अगर हम किसी सॉल्यूशन डालें तो क्या होगा, अंगूर डालें किसी में तो क्या होगा। तो आप लोग वहां देखा करो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। अब यहाँ पे बात हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। यानी कि यहाँ मिनरल्स वगैरह या फिर जो भी आयंस होंगे वो कम होंगे, और उसमें क्या होगा, वैक्यूल्स में ज्यादा। तो लो टू हाई। तो यानी कि हमें उल्टा करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या कैसा ट्रांसफर हो रहा है, एक्टिव। एक बात और ध्यान रखना बेटा, अभी चीजें मैं बताऊंगा इसमें आपको आराम से। एक बार अगर यहाँ पे वाटर लिखा हो, क्या लिखा हो, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर, तो ध्यान रखना है वहां पे उल्टा हो जाता है कि वहां होता है हाइपो टू हाइपर, जहां में वाटर का ट्रांसफर करना होता है। अगर वाटर का नहीं करना है, किसका करना है, सॉल्यूट या पूरे सॉल्यूशन करना है, तो इसका मतलब वहां देखा रहता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समझ गए आप लोग? तो ये सब वैसे बात आपको समझ में आएगी, मैम पढ़ाएंगे आपको सॉल्यूशन वगैरह तो समझ में आएगा आपको, लेकिन मैंने आपको समझ में अभी आपको सर आया। ऐसा लगा करो, देखो मैं आपका तरीका बताऊंगा करने का। सॉल्यूट ज्यादा, और ज्यादा जब होता है तो कैसे नहीं कहते, नहीं बहुत हाइपर हो रहे हैं, कहते नहीं कहते हैं। जैसे कोई बहुत गुस्सा कर रहा हो, ज्यादा गुस्सा कर रहा हो, तो कहते नहीं बहुत हाइपर हो रहा है, इसका मतलब हाइपरटोनिक। और सॉल्यूट कम तो, और जब कोई चीज कम होती है, लो होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपो है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा हार्मोन केस में, हाइपो सीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन। जब ज्यादा हो रहा है तो हाइपर सीक्रेशन और कम हो रहा है तो, अब ध्यान रहेगा आपको, बोलोगे तो नहीं। तो इसका मतलब यहाँ क्या देखना है आपको, सॉल्यूट ज्यादा तो हाइपर और कम तो हाइपो, याद रहेगा हमेशा, और बराबर तो आइसो। बस हो गया, वरना भूल जाओगे हाइपर क्या है हाइपो क्या है। यहाँ देखा करो सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं देखते हैं, सॉल्यूट देखते हैं, लेकिन कंपेयर में सॉल्यूट भी देखते हैं, लेकिन इतना नहीं देखते हैं, पहले सॉल्यूट देखते हैं अगर बराबर पानी है तो। ठीक है, चलो तो बेटा आप लोग ये समझ गए, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, वैक्यूल पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंच गए। तो आप लोग ये समझ गए हाइपरटोनिक क्या है, हाइपो क्या है, क्लियर हो सब बच्चों को। सॉल्यूट ज्यादा तो हाइपर और कम तो हाइपो, सही है। और अगर जिसकी सॉल्यूट ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, और इसका सॉल्यूट कम तो कंसंट्रेशन कम। ये चैप्टर था बहुत अच्छा था, उसमें मैं सब चीज सिखाया था तुम लोगों को। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ बताओ। अगले क्या है, तो यहाँ पे समझ गए लो टू हाई हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, लो टू। अब लो टू हाई हो रहा है, और ये वाटर का थोड़ा हो रहा है,
किसका हो रहा है, उसके अंदर जो चीजें हैं बेस मटेरियल उनका हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ बोल देंगे हम लोग कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव। कैसा है, एक्टिव। अगले कह रहा है इन अमीबा। अब आप अमीबा को जानते हो, उसकी है अमीबा से, अरे अमीबा वो है नहीं, इसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो इंपॉर्टेंट फॉर होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आप लोग ये समझते हो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, सब बच्चों को पता है ऑस्मो रेगुलेशन? तो बताऊं एक बार, जो ही बातें बताएगा मैं ध्यान रखा, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आप लोग पढ़ोगे, आप लोग टर्म पढ़ते हो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन, वो क्या होता है समझ लो। ऑस्मो रेगुलेशन आपको एक बार बहुत चीज समझ में आएगी, पहले तब समझ में आएगी जैसे हमारे अंदर ये काम करता है किडनी। कौन करता है, किडनी, ऑस्मो रेगुलेशन का। आप लोग मेरी एक बात सुनो ध्यान से, बहुत चीज समझ में आएगा आपको। आपको क्या लगता है कि अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हो तो आपको लगता है यार यूरिन ज्यादा बनेगी, इसमें क्या सोचने वाली बात है, और पानी कम पी रहे हो तो यूरिन कम बनेगी, ये सोचने वाली बात क्या है। जैसे आप ठंडो पानी कम पी रहे हो तो यूरिन कम बनता है, और गर्मी पानी ज्यादा पी रहे हो तो यूरिन ज्यादा बनता है। अब आप लोग ये क्यों सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि पानी हम लोग पी जाए तो डायरेक्ट हमारी किडनी के पास आ रहा है, और किडनी में जाके ज्यादा पिया ज्यादा बन गई यूरिन, कम पिया तो कम। ऐसा नहीं होता बेटा, हमारा पानी पूरा कहाँ मिलता है, ब्लड में जाके, और ब्लड से किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। अब एक बात मुझे बताओ, आप लोग ध्यान समझना, एक बार को आप लोग सोचो, वैसे मैं आपको ये समझाऊंगा बाद में, वो उस चैप्टर में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो, लेकिन यहाँ समझ लो थोड़ा सा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल बेवकूफी वाले क्वेश्चन समझ रहे हो कि हमने ज्यादा पानी पिया है तो ज्यादा तो यूरिन बनेगा ही। सोचने वाली बात है बेटा, अगर तुम्हारी किडनी ऑटो रेगुलेट ना हो, समझ रहे हो, तो आपका ज्यादा पानी पीने ज्यादा यूरिन नहीं बनेगा, आपका ब्लड पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि किडनी तो उतना ही फिल्टर करेगी ना जितना कर रही है। तो किडनी तो 10% नेचुरल फिल्टर बनाती है, उतना ही बनाएगी, 125 ml पर मिनट। एक बात सोचो, किडनी जो बनाती है वो नेफ्रिक फिल्टर कितना बनाती है, 125 ml पर मिनट। अब आप ज्यादा पानी पी रहे हो कम पी रहे हो तो यहाँ से पी रहे हो ना, किडनी को क्या पता, लेकिन किडनी को पता होता है। अब आप लोग सोचो, अगर आपकी किडनी ऑटो रेगुलेशन का वर्क खत्म कर दे, अगर किडनी हमारा ऑटो रेगुलेशन करना बंद कर दे, तो आप लोग बताओ, अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, पतला, और आप पानी कम पियोगे तो ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। यूरिन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किडनी हमारा इतना ही करती है, खाली ज्यादा नहीं करती है। आया समझ में? अब ये सोचना कि हम पानी ज्यादा पी रहे हैं, अपना ज्यादा बन रही है, लेकिन किडनी हमारा फंक्शन करती है एक ऑटो रेगुलेशन। जैसे ही आप पानी ज्यादा पीते हो, हमारी किडनी को पता लग जाता है कि आपने पानी ज्यादा पिया है, और आपकी ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है, ऑस्मोलिटी का मतलब होता है वाटर और जो सॉलिड वगैरह होता है, जो भी मिलेगा सोडियम वगैरह या जो भी आयंस होते हैं, जो भी चीजें होती हैं प्रोटीन वगैरह, उन सब की कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, उसको बोलते हैं ऑस्मोलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे सपोज मानो कि अगर आपने सपोज ऐसे मानो आप लोग, जैसे यहाँ पे कोई चीज है, इसमें कोई वाटर भरा हुआ है, क्या है, और यहाँ पे मैं ये कह दूं कि इसे मैंने कुछ मिलाया, सोडियम आयन मिलाया, पोटेशियम मिलाया, अमीनो एसिड मिलाया, प्रोटीन मिलाया, तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और बताओ इसका ऑस्मोलिटी हम बोलेंगे बढ़ेगा या कम होगा? ऑस्मोलिटी क्या होगी बताओ? बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो ऑस्मोलिटी मतलब समझ रहे हो, इनका आयनिक बैलेंस किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब आप लोग बताओ, आप पानी पी रहे हैं, आपके अंदर ब्लड के अंदर जा रहा है पूरा पानी। अब बेटा उस ब्लड की ऑस्मोलिटी जो मेंटेन रखता है वो कौन रखता है? किडनी। और वो किडनी कैसे रखती है? आपके ब्लड से पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करके या कम एब्जॉर्ब करके, जिससे आपका ब्लड तो वैसा ही रहेगा ना, लेकिन आपकी यूरिन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो यूरिन ज्यादा बनेगी, कम पियोगे तो यही अगर किसी चीज की ऑस्मोलिटी मेंटेन रखने को ही बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। समझ गए आप लोग? और जो हमारे पास कौन करता है? किडनी करता है। क्लियर? अगर किसी का किडनी में दिक्कत हो रहा है तो उसको ये दिक्कत नहीं होगा कि यूरिन नहीं बनेगी, उसको दिक्कत बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने समझ तभी मैं कहता हूँ पानी ज्यादा पियो, क्योंकि बेटा एक बात और सुनो आप लोग, अगर आप जब भी पानी कम पीते हो, सही है, और जब आप पानी कम पीते हो, हमारे जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलिटी मेंटेन रखनी होती है किडनी को, तो किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और वो रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ा देता है, जिससे ब्लड में पानी पूरा रहे और आपकी यूरिन क्या बनने लगती है? कम। और जब किडनी ऐसा करती है तो उस पर कुछ हार्मोन्स का क्या होता है? प्रेशर होता है,
और उसी केस में आप सुनते हो किडनी फेल हो गई, किसी की किडनी बेकार हो गई, वो सबका यही इफेक्ट होता है कि वो पानी सही से नहीं पिया होता। अगर कोई भी मेंटेन तरीके से पानी पी रहा है, कोई भी सही, अगर बहुत मेंटेन तरीके से पानी पी रहा है तो उसकी कभी भी किडनी बेकार नहीं हो सकती। अब भाई बेकार होने को तो आपको कहते ही उसकी किस्मत ही ऐसी है, इसमें क्या करूँ, हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केस में तो नहीं होगी। समझ गए? इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पानी पीना बहुत जरूरी है। आप लोग कुछ भी करो मत करो, लेकिन पानी डेली पीजिए। और कोई पानी तो फ्री मिल रहा है ना, तुमको तब लगता ना कि पानी कम पी ज्यादा पी, जब मोल मिलता तो आप सोचते हैं मैं ना बहुत लोग तो पता है क्या कहते हैं, मैं गरीब हूँ इसलिए पानी नहीं पी पाता, वरना मैं डेली 10 लीटर पीता। ऐसा होता नहीं, दूध जैसे मोल मिलता है, अब आपसे कहो बेटा 1 लीटर दूध पिया करो सुबह, आप कहोगे मैं क्यों नहीं कहता हूँ ये बात, क्योंकि मुझे पता है वो मोल मिलता है, 60 रुपया हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कहाँ मांग रहे ये बड़े खतरनाक लोग हैं। अब ये बात सोचो, पानी तो फ्री मिल रहा है, पानी तो पी सकते हो, तो वो आपको पीना चाहिए, ठीक है, जितना पी सको ज्यादा। समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि पानी फ्री मिल रहा है बेटा, यही मोल मिलने लगे तो आप लोग कहोगे सर बहुत महंगा मिलता है कैसे पीने, अरे कहोगे ये बात सोचने वाली बात है, लेकिन फ्री मिल रहा है तब भी नहीं पी सकते। चलो यहाँ देखो बेटा, ये समझ गया ऑस्मोलरिटी क्या होता है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना, और उसको ब्लड की या किसी की भी तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जो यहाँ कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कौन करता है। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ध्यान बेटा, अगले देखो कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रीशन। एस्क्रीशन हम लोग समझते होंगे, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बॉडी से, नाइट्रोजन वेस्ट को, उसे बोलते हैं एस्क्रीशन। अगले कह रहे हैं इन मैनी सेल एज इन प्रोड्यूस फूड वैक्यूल होता है आर फॉर्म बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, यानी कि फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने के लिए क्या बनता है, फूड वैक्यूल। तो ये वाला मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है वो कि बताओ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। और शायद मैंने क्वेश्चन भी देखा था ये एमटीजी में, ये पूछता है कि और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रीशन। कुछ बच्चे लगा देते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन नहीं होता है, हमें हेल्प नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल उन्हें लगता है कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो इसका मतलब लोकोमोशन करवाता होगा। वो अमीबा में कौन करता है, स्यूडोपोडिया। समझ गए, ये क्या है वैक्यूल, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो सब बच्चों को, एक बार रिवाइज कर दो इस बैठ के। ये पानी आज का ही है, ये बहुत देर से पी रहा हूँ यहाँ, मैंने इस बच्चे रख दिया वो शायद, वो उतना फर्क नहीं पड़ता मुझे, पी लेता हूँ। अब 20 मिनट रुकी जाओ तभी जाना ना हमसे। चलो वाला अच्छा पानी भी नहीं करूँगा। आज मुझे लग रहा है आपकी सेकंड क्लास किसी की नहीं होगी शायद। अगर वो नहीं आई तो आपको टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट नहीं खाली क्वेश्चन लगाने के लिए जाएंगे, आप लगाओगे, मैं नहीं दूंगा, कोई नहीं दूंगा, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, फिर मेरा टाइम ओवर हो जाएगा ना, मुझे जाना है। बेटा रिवाइज कर लो एक बार, जल्दी करो। अब पढ़ो बेटा, ये रिवाइज कर लो एक बार, एंड सिस्टम पूरा हम लोग फिर नेट अभी पढ़ेंगे माइक्रो क्वालिटी, ठीक है।
आज ही पूरा करने से करोगे। और दूसरा क्या है, आप लोग बेटा पढ़ाई कर लो मेहनत से। ये आपका पता है कौन सा टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है। और ये गोल्डन पीरियड कब चलेगा, 25 साल तक। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा बैड पीरियड। फिर आपको समझ सकते घर वाले कितना मारेंगे तुम्हें। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन पढ़ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। सब लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया बेटा, किसी भी डाउट तो नहीं है? तो हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आप लोगों को बहुत सुना भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। आपको पता है जब आप 9th में थे और 10th में थे तो आपको एक लाइन रटाई गई थी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ शब्द। और जो बच्चे हिंदी में पढ़ते थे उन्हें बताया गया था कोशिका का ऊर्जा का। मुझे ही बताया गया था एक बार, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं था कि क्यों कहते हैं ऊर्जा का, क्या होता है। ए बोलो मत, आप समझ लो ना टॉपिक स्टार्ट किया है, क्यों बोल रहे हो। ऊर्जा का क्यों कहते हैं मुझे कभी समझ नहीं आया। मुझे ये पता था कोशिका, मैं रटा था आराम बैठ के, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का कहते हैं। बात करता हूँ, जैसे मुझे लगता था कि हो सकता है ट्रांसफार्मर लाइट देता है ऐसी हमारी शैली में, ऐसा कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो जो लाइट वगैरह बनाता हो, एनर्जी देता हो। लेकिन अब समझ में आया कैसे देता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आराम से बैठ जाओ। हम लोग अब टॉपिक पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पहले सुन लो फिर इसके बाद पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा बात करें, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने बताया था, नंबर की बात करें तो आपको पता है ये जूता होता है ऐसा, सफेद शेप वैसे शेप होता है इसका। और माइटोकॉन्ड्रिया, एक बात आप लोग स्टार्टिंग सुनो पहले। आपने एक नाम सुना होगा रेस्पिरेशन, सुना है बेटा? आपको क्या लगता है रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना? नहीं, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन नहीं बोलते इसको। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का आना और उससे फूड का ऑक्सीडेशन होना, CO2 रिलीज होना और हमें ATP मिलना, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। समझ गए आप लोग? अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ऑक्सीजन का लेना CO2 छोड़ना रेस्पिरेशन है, तो गलत सोच रहा है, ये आपको गलत पढ़ाया गया है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ये सेल है और सेल के अंदर आपने खाना खाया, भी ग्लूकोज लिया, मान लीजिए लिया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर, क्या होगा? यानी कि ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इससे क्या बन जाएगा? CO2। और हमें क्या मिल जाएंगे? ATP। बस ये ATP का मिलना कहलाता है रेस्पिरेशन। ये समझे आप लोग? ये मैं बहुत चीजें आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन इन प्लांट। दूसरी बात सुनो, आपको मैं एक बात और बताऊं। अगर रेस्पिरेशन देखा जाए बेसिकली धरती में 2 टाइप से होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एनारोबिक करते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एनारोबिक बेसिकली 3 जगह होता है, जो आपको बताया जाएगा। वैसे और जगह भी होता है, लेकिन जो मेनली होता है वो होता है 3 जगह। एक तो होता है ईस्ट के द्वारा, एक होता है मसल्स में, क्या होता है, और तीसरा क्या होता है? ईस्ट और मसल्स में होता है, और तीसरा कहाँ होता है? 2 जगह बताया जाता है आपको, ईस्ट में और मसल्स के, 2 जगह बताया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। और बकाया बेटा हर जगह कैसा होता है? एरोबिक। अब आप लोग ध्यान सुनो, सुन लो पहले। अब ये आप कहोगे एनारोबिक क्या है, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एक बात ध्यान रखना, आप लोग बहुत जल्दी ये बात बोल देते हो जैसे आपके मन में बैठी हुई है कि सर, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं बताता नहीं तो आप लोग पता क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बहुत सॉरी एनिमल जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और आप लोग पता क्या कहते हैं? प्लांट क्या करते हैं? CO2 लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि आपको बताया गया है हमेशा, लेकिन उल्टा गलत पाया गया है। रेस्पिरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और एनिमल भी ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट जो CO2 लेते हैं वो बेटा खाना बनाने में लेते हैं। किसमें लेते हैं? जो तुम ये कहते हो कि प्लांट का CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये कहाँ का प्रोसेस है? ये रेस्पिरेशन का नहीं है, ये है फोटोसिंथेसिस का। जब फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है तो जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो हमें मिलता है।
और जो प्लांट CO2 लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए, यानी कि डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। कभी भी धोखे से ये मत कह देना कि रेस्पिरेशन में प्लांट, अगर आप लोग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना समझते हो तो इसका मतलब आप गलत समझते हो, क्योंकि आप तो ये बोलोगे ना फिर कि एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं इन रेस्पिरेशन। ऐसे ही आप लोग बोलोगे कि प्लांट CO2 लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं इन रेस्पिरेशन, लेकिन ये बात गलत है। प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और एनिमल भी। मैं ऐसे बोलूंगा दुनिया में जितने भी हैं हर कोई ऑक्सीजन लेता है जब उसे रेस्पिरेशन करना होता है तो। अब आप कहोगे सर प्लांट पर CO2 क्यों लेते हैं, बेटा खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन वो देते हैं हमारे लिए, वो खाना लाइट एक्शन होता है उसके देते हैं, समझ गए। ये बात आप जब जिस दिन मुझसे पढ़ लोगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उस दिन आपके दिमाग में फिट बैठा दूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे प्लांट क्या करते हैं। हालांकि अभी तक आपको जो पढ़ाया गया मुझे पता है, क्योंकि मेरे माइंड में यही बैठा था पहले, सही है, तो सब गलत बैठा होता है। अब बेटा एक बात और सुनो, अब आप लोग कहोगे सर क्या नुकसान है कि एरोबिक हो रहा हो या एनारोबिक हो रहा हो, तो बेटा बहुत बड़ा नुकसान है। जब एरोबिक होता है वो तब होगा जब आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो। क्या हो बेटा, अब आपको समझना है क्यों बोलते हैं एनर्जी का पावर हाउस। सोचो अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे, 38 ATP, और अगर ये नहीं है तो आपको एक ग्लूकोज से जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो खाली मिलेंगे 2 ATP। सोचो कितना बड़ा लॉस है। अगर आपके अंदर एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा होता, मान लो क्या हो रहा था, एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा होता, तो आप लोग पता है खाना कितना खाते, इतनी एनर्जी के लिए 19 गुना ज्यादा खाना खाना पड़ता। 19 गुना, मतलब अभी आप 3 टाइम खाते तो आपको कितना खाना पड़ता, 60 बार, तो आपको इतना एनर्जी मिलता। क्योंकि जहां हमें एक ग्लूकोज से 30 मिलना है और वहां कितने मिलते, खाली 2। अब आप समझ गए, तो आप लोग 60 बार खाते तो पूरे दिन खाना ही खाते रहते करते। तो इसका मतलब ये हुआ, सुनो, अब आप ये बात समझे कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ग्लूकोज 38 ATP बनाता है, और ये एनर्जी जो बनती है वो बनती है ATP फॉर्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होता है, इसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, और ये क्रेब्स साइकिल इसके मैट्रिक्स में होता है, और इसके हेलो यहाँ पे ये एक ग्लूकोज 38 ATP क्यों बनते हैं, सुनो क्यों, ये सुन लो पहले। यहाँ पे होता है एक साइकिल जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और जो क्रेब्स साइकिल कहाँ नहीं होता है तो वो यहाँ नहीं होता है, समझ गए, और यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कितने मिलते हैं, खाली। अब बात समझ में आया कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्लियर हुआ क्यों बोलते हैं, पहले बताओ। क्योंकि इसके अंदर होता है क्रेब्स साइकिल, और यहाँ पे हमें एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलते हैं। ATP क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल, जो हम खर्च करना है लगातार, जो काम कर रहे हैं खर्च करना है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है ये, क्लियर हुआ बेटा ये, ठीक है। अभी लिखो मत, मैं ये पूरा आपको लिखवाऊंगा, ये जब पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, तो उसमें डिटेल में चीजें बताऊंगा, ठीक है, आप टेंशन कर लोगे। अब आप लोग सुनो दूसरा, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कैसा होता है, ऐसे शेप होता है, अंदर बेटा ऐसे आपको पता होगा कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा, पता है ऐसे होता है, ऐसे होता है, अरे ऐसे होता है बेटा। सुनो उसकी बात सुनो, इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, आउटर, ये देखो बेटा, इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस दोनों मेम्ब्रेन के, इसको और इसके बीच की जगह को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा, आपको पता है, एक बात और सुनो, इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स। क्या होता है, दूसरा सुनो, मैट्रिक्स में जो होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है, ये क्रेब्स साइकिल क्या है, आपको लग रहा है कि सर ये पता नहीं कौन सी बात नहीं बता रहे, तो क्रेब्स साइकिल कुछ नहीं है, ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का एक साइकिल है, ठीक है। हम लोग बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फुल डिटेल। सुन लो बेटा, ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ये मैट्रिक्स में होता है। एक बात और ध्यान रखना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिफिक साइकिल होता है, इसे बोलते हैं ETS।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो आपको ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज वगैरह, वहां से जो NADPH जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो ATP में कन्वर्ट होती हैं यहाँ पे आके। जो फाइनल हमारे 30 ATP मिलते हैं वो यहीं आके मिलते हैं ETS के बाद। इसका काम ही होता है ATP को बनाना। समझ गए आप लोग? अब देखो आप लोग यहाँ पे सुनो, ये जो सिंगल लाइन प्रोजेक्शन है, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग है ना, इसको बोलते हैं क्या? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? और इसके ऊपर छोटे पार्टिकल होते हैं, इन्हें बोलते हैं पेरोक्सिसोम। क्या बोलते हैं? पेरोक्सिसोम बोलते हैं, या F1 F0 पार्टिकल ही बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके पास खुद का DNA होता है और खुद का इसके पास, देखो दो ऑर्गेन्स ऐसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद का राइबोसोम होता है। सही है, तो यहाँ पे राइबोसोम भी खुद का है इसके पास और DNA भी खुद का है। एक टाइम पे साइंटिस्ट ने इसे माना था एक सेल होता है, लेकिन सेल नहीं था, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, अलग था, ऑर्गेन्स था। समझ गए बात? ये डिवाइड करता है तो किससे करता है? फिजन द्वारा। और इसका नंबर किस बात पे डिपेंड करता है? तो वो करता है कि सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना है। सही है, उसके हिसाब से इसका नंबर वेरी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, और हमें एक ग्लूकोज से अगर 30 ATP मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द। आप समझ में आया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर होता है क्रेब्स साइकिल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो हमें ATP नहीं मिलेंगे। सही है, कितने मिलेंगे? 2 ATP खाली। क्लियर हुआ बेटा? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स ए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो तो हम लोग इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग किताब पढ़ लें, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं, फिर कोई बात नहीं है, पढ़ लो, इतना क्या दिक्कत है भाई। वैसे हम लोग क्या करोगे घर जाके हैं? अब मैं 5 बजे तक तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जितना कोई से उतना पढ़ा दूंगा। ठीक, लेकिन अभी 5 मिनट छोड़ूंगा, ठीक है, बात नहीं है, 5-10 मिनट। चलो माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ लो फिर। तो हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया बारे में। ठीक है, तो किताब निकालो बेटा जल्दी से। हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। निकालो किताब निकालो। देखो क्या कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, समझो। यहाँ देखो बेटा, अब बोलो मत, कोई बोलो मत, पढ़ लो। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल क्या बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट ए। अब बोल कौन रहा बेटा? पहले बातें करते पढ़ा तुम क्या? शांत जाओ बेटा, समझ जाएगा एक बार। कह रहा है इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप the number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the स्टार्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, कैसा है। कह रहा है इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। हमें शेप और साइज में भी देखने को मिलता है। कह रहा है इट ससेज शेप, ससेज का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है? अरे सुई टाइप का, जूते टाइप का, हिंदी में लिखा होगा शायद, क्या लिखा है? जूता का। हाँ सही है। अगले कह रहा है और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1.0, एवरेज होता है 0.5 एंड लेंथ कितना होता है? 1.0 से 4.1 mm। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेनस, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कह रहा है बेटा
and the inner membrane dividing its lumen distantly into two aqueous compartment। दोनों बन जाएंगे क्या? एक अंदर वाला इसमें मैट्रिक्स है और एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का। सही है। तो कह रहे हैं द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या भरा होता है? मैट्रिक्स। और कह रहा था आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गन। कह रहा था इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉर्ड, क्या बोलते हैं उसको? क्रस्टी। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती क्यों होती, तो इनकी सरफेस एरिया। एक ही बात बोलोगे, मुझे पता है यही बात बोलना चाहिए, गलत क्या बात है? यहाँ देखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल लगे होते हैं और उनका काम बताऊंगा बाद में। बात वही तो कॉम्प्लेक्स 5 होता है और जो हेल्प किसमें करता है? एटीपी बढ़ाने में, वो बढ़ाने नहीं बनाने में। समझ गए हम लोग? ठीक है, चलो देखो ए कह रहा है टू आर द मैट्रिक्स। अब ये क्रस्टी बताओ किधर होते हैं? मैट्रिक्स साइड। अगले कह रहा है बेटा द क्रस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया दैट टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम एसिड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। कह रहा है देखो यहाँ पे। अगले कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने बताया था मैं आपको, ये हेल्प किसमें करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। और कह रहा है दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा ये बताओ मुझे एटीपी का फॉर्मूला आपको पता है? ये बताया कि एटीपी खर्च कैसे करते हैं हम लोग? कैसे करते हैं? अरे ये सब क्यों होना है बताओ? हैं? एनर्जी ग्रुप में तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ ये तो देखो, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 बॉन्ड होते हैं और जब एटीपी हम खर्च करते हैं तो कन्वर्ट होता है एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। आपको पता होगा जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और वही तो एनर्जी हम खर्च करते हैं। तभी तो मैं जहां भी, अभी समझो एक बार, जहां भी बोलो मत, जहां भी एनर्जी खर्च करने की बात होगी तो वहां मैं बनाऊंगा एटीपी से एडीपी। और जब मैं कहूंगा जहां एटीपी बन रहा है तो वहां पे क्या होता है? एडीपी से एटीपी। मतलब एक एडीपी में जब, या देखो अगर आप लोग एडीपी में जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा क्या? मतलब यहाँ एटीपी बना है और जब एटीपी खर्च होगा तो इसका मतलब यह है ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, और इससे छोटा हो जाता है एएनपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे खर्च हुआ है और यहाँ पे बना है। समझ गए? अगर एटीपी बनता है इसका मतलब एडीपी से एटीपी। क्लियर हुआ? तो हम लोग सोच सकते हैं जहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज। वही एनर्जी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे अगले देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगले कह रहे हैं द मैट्रिक्स आल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसके पास क्या होता है? डीएनए भी होता है, मैंने कहा था। और कह रहे हैं अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम भी होता है, 70 वाला होता है, लेकिन ध्यान रखना। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। और फिजन का मतलब क्या होता है? एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता है आपको? फिजन का मतलब भाई होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए कोई चीज, उसे बोलते हैं फिजन। ठीक है, तो आप लोग पढ़ो इसे अच्छे से, रिवाइज करो एक बार।
आप तो सब लोग कॉपी बना रहे हो, कॉपी मैंने कहा था एक स्मार्ट कॉपी बनाते रहना। जो भी चैप्टर आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जो भी मेन बातें अगर आपको लगा कर चैप्टर में लिख लिया करो एक बार, ठीक है। और वो कॉपी आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी पेपर देने जाओगे। और आप लोग नोट्स ऐसे बनाओ साफ का मतलब होता है कि जब भी आप और भी कुछ करो तो आपको हेल्प करें, ना कि आपको नुकसान दें। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों ने बस एक बार पढ़ लिया उसके बाद वो नोट्स फेंक देने, ऐसा नहीं करना है आपको। वो नोट्स रखने हैं आपको हमेशा के लिए, ठीक है।